मध्य पूर्व एक बार फिर से बड़े सैन्य तनाव की ओर बढ़ चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच में टकराव लगातार बढ़ चुका है। दोनों देशों के बीच में आरोप, जवाबी कार्रवाई, सैन्य गतिविधियां, क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर कुवैत और जॉर्डन तक हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर, पूरे मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने घोषणा कर दी है कि उसने ईरान के खिलाफ एक नए सैन्य अभियान को शुरू किया है। अमेरिकी सेना के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म करना है, जिसके जरिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कॉमर्शियल जहाजों को रोकता है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई कमांडर इन चीफ के निर्देश पर की जा रही है और इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा बनाए रखना है। अमेरिका ने एक नया कदम उठाया है। उसके अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक कंटेनर जहाज पर हमला हुआ, जिसके बाद ये तमाम चीज़ें दिखाई दी। इस घटना के बाद अमेरिकी सेना ने अपने अभियान को और तेज करने का फैसला किया। सेंटकॉम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि समुद्री यातायात की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई हम करेंगे। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया है। तेहरान का आरोप है कि अमेरिकी क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं और युद्ध विराम से जुड़े प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी देश की भूमि या सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमले के लिए किया गया तो उसे वैध सैन्य लक्ष्य माना जा सकता है। साथ ही ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से अमेरिका की भूमिका पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस बीच कुवैत ने जानकारी दी कि ईरान की ओर से हो रही जवाबी सैन्य गतिविधियों के बीच उसके वायु रक्षा तंत्र को सक्रिय किया गया है। हालांकि कुवैती अधिकारियों के अनुसार तत्काल किसी प्रकार का नुकसान या जनहानि की कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बहुत संवेदनशील हैं। अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, जवाबी कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि ये तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसका असर केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध का मतलब बहुत साफ हो जाता है कि वैश्विक व्यापार पर असर पड़ता है, ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अमेरिका ईरान टकराव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खाड़ी तक किस प्रकार का तनाव है उसको समेटती ये बेहद महत्वपूर्ण और अपडेटेड खबर। देखिए, मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने दुनिया की नजरें रूस और ईरान पर टिका दी है। मतलब रूस और ईरान। रिपोर्ट के अनुसार रूस का अत्याधुनिक सुरक्षित Tu-24PU एयरबोर्न कमांड विमान तेहरान पहुंचा है। इस विमान की उड़ान की जानकारी विमान ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 पर दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा शुरू हो गई। हालांकि रूस की ओर से इस मिशन के उद्देश्य पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। बता आपको ये दें कि सामान्य वीआईपी विमान नहीं माना जाता है इस विमान को। इसे विशेष रूप से उच्च स्तरीय सरकारी और सैन्य कमान के लिए तैयार किया गया है। इस विमान में सुरक्षित और एनक्रिप्टेड संचार प्रणाली, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, विशेष डेटा, ये सब लिंक है। इनकी मदद से संकट की स्थिति में भी रूस का शीर्ष नेतृत्व उड़ान के दौरान सेना, सुरक्षा एजेंसीज और सरकार के साथ सुरक्षित संपर्क बनाए रख सकता है। ये वजह है कि इसे अक्सर रूस के सबसे सुरक्षित विशेष विमानों में गिना जाता है। इसी विशेष क्षमता के कारण ऐसे कई विश्लेषक अनौपचारिक रूप से रूस का डूम्सडे प्लान भी कहते हैं। हालांकि ये नाम किसी आधिकारिक रूसी सैन्य श्रेणी का हिस्सा नहीं है। ये विमान रूसिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन संचालित करता है, जो रूस के राष्ट्रपति और शीर्ष राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्व की विशेष उड़ानों की जिम्मेदारी संभालता है। इस विमान के अधिकांश मिशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी इस विमान की कई उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में आई थीं। अब सवाल यह है कि यह विमान ऐसे समय में तेहरान पहुंचा क्यों, जब युद्ध बहुत तेज हो रहा है, जब अमेरिका और ईरान के बीच में सैन्य तनाव चरम पर है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच में हमले और जवाबी कार्रवाइयों का दौर हम देख रहे हैं। तमाम खबरें आ रही हैं कि ईरान के ऊपर लगातार अमेरिका अटैक कर रहा है, इजराइल भी अटैक कर रहा है, ईरान भी पलटवार तमाम गल्फ कंट्रीज के ऊपर कर रहा है अमेरिकी बेस पर। इस तरीके के विशेष कमांड जो विमान है उसका इस्तेमाल जो है वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जाता। इसीलिए चर्चा हो रही है कि रूस ने अपना विमान क्यों भेजा। इसकी मौजूदगी स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित कर रही है। फिर भी जब तक रूस या ईरान की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती तब तक उसके उद्देश्य को लेकर किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। फिलहाल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच
रूस की ये गतिविधि वैश्विक रणनीतिक समीकरणों पर नई चर्चा छेड़ रही है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में रूस, ईरान और अमेरिका के बीच में घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या ये कूटनीतिक संपर्क तनाव कम करने में मदद करेगा या क्षेत्रीय हालात को और जटिल बनाएगा। हालांकि इस पर भी बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आनी बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सहयोगी और रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम का अचानक निधन हो गया। उनके कार्यालय के अनुसार उनकी मौत एक संक्षिप्त और अचानक हुई बीमारी के बाद हुई। शुरुआती जो जानकारी मिली है, मौत का कारण महाधमनी फटने से जुड़ी हृदय संबंधी समस्या है। हालांकि अंतिम मेडिकल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद ईरानी मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। ईरान के अखबार हमशहरी ने अपने पहले पन्ने पर एक विवादित शीर्षक प्रकाशित किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अमेरिकी तथा इजरायली अधिकारियों की तस्वीरें दिखाई हैं। अचानक मौत के लिए तैयार रहो, ऐसा लिखा गया है, जैसा संदेश प्रकाशित किया गया है। इन सुर्खियों ने दोनों देशों के बीच में और ज़्यादा तनाव बढ़ा दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया के एक समाचार के अनुसार लिंडसे ग्राहम की मौत पर टिप्पणी करते हुए ईरान को बधाई दी और ग्राहम को ईरान विरोधी नेता बताया। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। अमेरिका में ट्रंप समर्थकों के बीच भी इस घटनाक्रम को लेकर कई तरीके की अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि अब तक किसी अमेरिकी जांच एजेंसी ने ग्राहम की मौत को किसी आपराधिक साजिश या विदेशी हमले से जुड़ने की पुष्टि नहीं की है। शुरुआती चिकित्सा जानकारी प्राकृतिक स्वास्थ्य कारणों की ओर से संकेत करती है। लिंडसे ग्राहम लंबे समय से अमेरिकी विदेश नीति के सबसे मुखर नेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का लगातार समर्थन किया। इसके अलावा गाजा संघर्ष के दौरान उन्होंने इजरायल के पक्ष में खुलकर आवाज़ उठाई। ईरान की मौजूदा सरकार के खिलाफ भी वो लगातार कड़े बयान देते रहे और कई बार सत्ता परिवर्तन की वकालत कर चुके थे। उनकी टिप्पणियों के कारण ईरान में उन्हें लंबे समय से नाराजगी रही। फिलहाल लिंडसे ग्राहम के निधन के बाद में अमेरिका में राजनीतिक शोक का माहौल है, जबकि ईरान की मीडिया कवरेज और बयानबाजियां घटनाक्रम को और ज़्यादा राजनीतिक तूल दे रही हैं। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि देशों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में पहले से जारी तनाव घटनाक्रम पर क्या असर डालता है। क्योंकि फिलहाल इतना तय है कि एक वरिष्ठ अमेरिकी नेता की मौत अब केवल शोक का विषय नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुकी है। क्या कहना चाहता है? लिंडसे की मौत के बाद ईरान का ये कहना कि अचानक मौत के लिए तैयार रहो, ये क्या संदेश देता है? और ये आने वाले दिनों में जो अभी युद्ध चल रहा है उसको कितना ज़्यादा खूंखार करने जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। बता आपको ये दें कि ईरानी अखबारों की सुर्खियाँ बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती है। ये ट्रंप को खुली धमकी, खुली चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है कि अगला नंबर किस नेता का हो सकता है अमेरिका में या इजराइल में। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है। इजराइल में 27 अक्टूबर को आम चुनाव होने जा रहा है और चुनाव पर केवल नई सरकार का भविष्य नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य की भी बड़ी परीक्षा टिकी है। साल 2023 में हमास के पहले और उसके बाद गाजा, लेबनान तथा ईरान से जुड़े संघर्षों के बाद ये पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा। ऐसे में पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर टिकी हुई है। चुनाव की तारीखों को लेकर पिछले कुछ समय से असमंजस जरूर है। मई में इजराइल की संसद नेसेट भंग हो गई थी, जिसके बाद समय से पहले चुनाव होने की चर्चा भी तेज हुई थी, लेकिन सरकार के गठबंधन और प्रमुख
ऑफिर कार्ड्स ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार मतदान 27 अक्टूबर को ही कराया जाएगा। इसके साथ ही चुनावी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 76 वर्षीय बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने साफ किया है कि वो दोबारा सरकार बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। नेतन्याहू का जोर राष्ट्रीय सुरक्षा, मजबूत नेतृत्व और व्यापक राष्ट्रीय सरकार के गठन पर है। उनका कहना है कि वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो अरब दलों के समर्थन पर निर्भर ना रहे। हालांकि चुनाव से पहले सामने आ रहे जनमत सर्वे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए चुनौती का संकेत है। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार उनके राष्ट्रवादी और धार्मिक दलों और गठबंधन को इस पर नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर विपक्ष के सामने भी स्पष्ट बहुमत हासिल करने की चुनौती है। राह आसान नहीं है, यानी चुनावी मुकाबला बहुत कड़ा रहेगा। मतदाताओं के हाथ में अंतिम फैसला है। हालिया सर्वे के अनुसार मार्च में जहां लगभग 40.5% लोग नेतन्याहू के समर्थन में थे, तो वहीं जून तक यह आंकड़ा घटा करीब 29.4% आ गया। इसके अलावा सर्वे में बड़ी संख्या में लोगों ने माना कि हालिया संघर्षों के दौरान ईरान की स्थिति मजबूत बनी रही। हालांकि सर्वेक्षणों के निष्कर्ष हैं और अंतिम फैसला चुनाव परिणामों से ही स्पष्ट होगा। नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले के दौरान सुरक्षा व्यवसाय में हुई चूक को लेकर जनता की नाराजगी है। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक थी। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच बने युद्ध विराम और बाद में घटनाक्रम को लेकर भी इजराइल में अलग अलग राजनीतिक राय जो है वो देखने को मिले। इसीलिए ये जो चुनाव होने जा रहा है अक्टूबर के महीने में, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये देश किस तरफ आगे बढ़ेगा और उनके मन में क्या है देशवासियों के जो वोटिंग करने जा रहे हैं। विशेष तौर पर नेतन्याहू को लेकर 27 अक्टूबर को इजराइल में संसदीय चुनाव है। सवाल यही कि क्या नेतन्याहू वापस सत्ता में लौट पाएंगे अपने दावे के अनुसार। संगीत, रोशनी और उत्सव का माहौल, लेकिन कुछ ही मिनटों में खुशियां चीखों में तब्दील। हम बात कर रहे हैं बैंकॉक की, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। एक मशहूर लाइव म्यूजिक पब देखते देखते मौत में तब्दील हो गया। भीषण आग और तेजी से फैला धुआं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस दर्दनाक हादसे में 27 लोग मर गए, 63 घायल हुए। 22 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, मतलब मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। यह हादसा रविवार देर रात बैंकॉक के ना लाड प्राओ नाम के एक रेस्तरां और लाइव म्यूजिक पब में हुआ। घटना के समय पब में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। करीब 300 लोगों की क्षमता वाला यह हॉल लगभग पूरी तरीके से भरा हुआ था। तब अचानक लगी आग और कुछ ही मिनटों में सब कुछ जलकर खाक हो गया। उत्सव का माहौल मातम में तब्दील हो गया। बता आपको दे, मरने वाले में 9 पुरुष हैं और 18 महिलाएं थीं। और राहत और बचाव दल में कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई लोगों का इलाज जारी है। अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में अधिकांश लोगों की मौत आग के लपटों में नहीं बल्कि धुएं में दम घुटने की वजह से हुई है। जो चश्मदीद थे वहां पर, जो मौजूद थे, जिन्होंने देखा, जो बचे, उन्होंने बताया कि घबराए लोग किस प्रकार से जान बचाने के लिए छटपटा रहे थे। टॉयलेट की ओर कोई भाग रहा था, कोई कहाँ, जहाँ रास्ता मिल रहा था वहाँ। कई लोग उस हिस्से में फंस गए जहाँ उनकी जान चली गई, वहाँ से वो निकल ही नहीं पाए। हादसे के बाद सामने आई तस्वीरें और राहत कर्मियों की बॉडी जो कैमराज हैं, उसके जो वीडियोज़ हैं, वो बहुत हैरान कर रहे हैं। कई जो डेड बॉडीज़ हैं टॉयलेट और फायर एग्जिट के पास में मिले हैं। इसमें यह आशंका जताई जा रही है कि निकास मार्ग पूरी तरीके से खुल ही नहीं पाया और वो रुकावट की वजह से मर गए। पता आपको ये दें कि अब ये जांच की जा रही है कि कहीं निकासी मार्ग सामान से बंद तो नहीं था या सुरक्षा व्यवस्था में कोई गंभीर चूक थी। ये सब चीज़ें जांच का विषय है, क्योंकि अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक होता तो लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकते थे। तेज धमाका भी हुआ था, पूरे पब में अंधेरा छा गया था, भगदड़ मच गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब थाईलैंड में किसी नाइट क्लब में इतना बड़ा हादसा हुआ है। इससे पहले साल 2022 में माउंटेन बी नाइट क्लब में भी आग लगी थी, 25 लोगों की जान वहां गई थी। 2009 के सेंटिका क्लब हादसे में 67 लोगों की यानी 67 लोगों की जान गई थी। ताजा हादसे के बाद एक बार फिर से नाइट क्लबों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। अब पुलिस और संबंधित एजेंसी जांच कर रही है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बैंकॉक म्यूजिक पब में आग लगने से 27 लोगों की मौत कैसे हुई। ब्रिटेन इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। ये खबर महत्वपूर्ण है। लगातार बढ़ते तापमान और लंबे समय से जारी सूखे मौसम ने हालात बहुत ज्यादा गंभीर कर दिए हैं।
देश के कई हिस्सों में जंगलों में आग लगने का खतरा अब भी असाधारण स्तर तक पहुंच चुका है। आपदा प्रबंधन एजेंसीज ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। दक्षिणी इंग्लैंड और मिडलैंड्स के कई इलाके सबसे अधिक खतरे की श्रेणी में हैं। अधिकारियों का कहना है कि खतरा अब दक्षिणी पूर्व और पूर्वी इंग्लैंड तक फैल चुका है। इंग्लैंड और वेल्स के अधिकांश हिस्सों में जंगलों और वहां के जंगलों के घास के मैदानों में आग लगने के जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ब्रिटेन का मौसम विभाग जो है उसने साफ कहा है कि अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम गर्म होगा, धूप वाला होगा, सूखा रहेगा। कई इलाकों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी जाएगा। हालांकि सोमवार से दक्षिणी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, ये संभावनाएं भी जताई गई हैं। लेकिन जंगलों तक ये जो आग है वो सीमित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लोगों की जान पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार मई और जून के दौरान हीट वेव के कारण ब्रिटेन में 2700 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही साल 2026 में नए तापमान रिकॉर्ड भी हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पहली बार एक ही वर्ष में 6 अलग अलग दिनों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का दर्ज किया गया। इससे पहले साल 1976-2020 में यह आंकड़ा 5 दिनों का था। इतना ही नहीं, इस साल पहली बार 3 अलग अलग महीनों में 35 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा का तापमान ये ब्रिटेन के लोग नहीं झेल पा रहे हैं। पता आपको ये दें कि इंग्लैंड, कैम्ब्रिज, हैम्पशायर, ऑयल ऑफ वाइट और कैंट के कई इलाकों में पानी बचाने के लिए हौज पाइप बैन लागू कर दिए गए, यानी कि बगीचों में पाइप से पानी देना गैर जरूरी उपयोग और रोक लगाई गई है। नेशनल फायर चीफ काउंसिल के अधिकारी डेव स्वॉलो ने चेतावनी दी है कि इस मौसम में छोटी सी लापरवाही बड़ा खतरा हो सकता है। जल्दी सिगरेट, कांच की बोतलों, इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल कम करने की बात कही गई है। बढ़ती गर्मी और सूखे के बीच में ब्रिटेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आग के खतरे को कैसे कम किया जाए।